हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन। और इसके बारे में हम ये जानेंगे कि इसका संगठन कब बना, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और इसका बनने के पीछे से या इसके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे क्या रीज़न था या क्या पर्पस था, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, इस मैकेनिज़्म की या इस टूल की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। तो वह सब हम देखेंगे। और कितनी कंट्रीज़ के मेंबर हैं और कितने इसके ऑर्गन्स हैं और कितनी लैंग्वेजेस में इसकी ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हैं, जो भी वहाँ पर मीटिंग होती हैं उसका जो भी मतलब रिज़ल्ट निकलता है तो वो किस लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता है। तो वो सब हम देखेंगे, कितनी लैंग्वेज में वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, ये सब चीज़ें। और ये देखेंगे कि क्या इसके पहले भी कोई इस तरह का मैकेनिज़्म था या नहीं था, या इसके बनाने के पीछे रीज़न क्या था, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और फाउंडेड इन 1945 में जो फाउंड किया गया या जो बना विद द पर्पस टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस या पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए इसे बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए। टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक जो विकास है उसको बनाने के लिए किया गया। टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स को या उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया, इसको मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए। और इसके ओरिजिनल मेंबर थे 51 जो देश थे वो इसके ओरिजिनल मेंबर थे। जब ये इस्टेब्लिश हुआ तो उस टाइम पे 51 जो मेंबर्स थे इसके, उन्होंने इसका जो कहना चाहिए डॉक्यूमेंट था वो साइन किया। प्रेजेंट मेंबर जो है इसके 193 हैं। और लेटेस्ट साउथ सूडान जो है इसका जुलाई 2011 में मेंबर बना है। और हेडक्वार्टर इसका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और अभी ये देखते हैं इसके बनने के पीछे जो मैंने बताया रीज़न ये था कि पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड देखी है और उसके हमने नतीजे भी देखे हैं, या रीज़न क्या हमें उससे नुकसान हुए, हमें उसे काफ़ी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका नुकसान उठाना पड़ा। हमें जो हमारी पीस एंड सिक्योरिटी थी उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे नुकसान हुए। हमारे बहुत सारे कहना चाहिए कि एजुकेशन या सोशली जो वो सोसाइटी को ग्रोथ करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आई। तो इस वजह से हमें इस मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि मान लीजिए किसी भी कंट्री में कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे कि पार्टीज़ वगैरह, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है, लेकिन जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई इस तरह का मैकेनिज़्म नहीं था। तो इस वजह से हमें इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी। जैसे दो कंट्री हैं उनमें कोई कहना चाहिए मनमुटाव होता है या उनमें कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाता है। तो ये एक तरह का मतलब इस यहाँ पे जो है बातचीत से या सुलह द्वारा, बातचीत द्वारा उस डिस्प्यूट का कोई ना कोई रीज़न वो सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। जैसे आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड नेशंस वर इन रून्स एंड वर्ल्ड वांटेड पीस। जैसे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो नेशंस थे उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और जिसकी वजह से उन्हें पीस की या सुकून, सुरक्षा या शांति की ज़रूरत पड़ी। जो 50 कंट्रीज़ थी स्टार्टिंग में, जो ओरिजिनल मेंबर थे वो 51 जो थे, उनमें से 50 जो मेंबर थे वो गैथर्ड या मतलब वो इकट्ठा हुए सैन फ्रांसिस्को में और इन 1945 टू साइन ए डॉक्यूमेंट। तो उस डॉक्यूमेंट को साइन किया, द यूएन चार्टर कहलाया है, जो जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र कहते हैं। यूनाइटेड विच क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसने जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। अब हम देखते हैं जो इसमें ओरिजिनल मेंबर थे 51, तो उनमें से जो 50 मेंबर थे उन्होंने तो ये डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, लेकिन जो 51 जो मेंबर था वो कौन सा था और उसने साइन किया कि कब किया, ये सब देखते हैं। द चार्टर साइंड ऑन 26 जून 1945
बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्रीज़। 50 कंट्रीज़ ने इसको चार्टर को साइन कर दिया। लेकिन जो पोलैंड के थे, पोलैंड साइंड इट लेटर। जो 51 कंट्री थी ओरिजिनल मेंबर में, स्टार्टिंग में जब ये बना, संगठन बना, तब सन 1945 में, तो 1945 में पोलैंड साइंड इट लेटर। पोलैंड था वो कंट्री जिसने इसको साइन नहीं किया था, फिर उसने उसको लेटर बाद में साइन किया एंड बिकम वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर। और उसके बाद वो एक ओरिजिनल मेंबर बना, जैसे कि और दूसरे 50 मेंबर थे सेम ऐसे ही वो भी उसमें इंक्लूड हो गया, तो टोटल 51 मेंबर हो गए। फिर उसके बाद चार्टर केम इनटू फोर्स। द यूएन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945। जो चार्टर था वो ये यूएन जो ऑफिशियली जो चार्टर था वो ऑफिशियली एंड फोर्स में आया, या एग्जिस्टेंस में आया 24 अक्टूबर 1945 को। फिर इसके बाद हम देखते हैं फोर रनर ऑफ यूएन वाज द लीग ऑफ नेशंस। जो यूनाइटेड नेशंस से पहले हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसको कहा गया लीग ऑफ नेशंस। लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो था वो फेल हो गया, वो इस कसौटी पर खड़ा नहीं उतर सका। तो जिसकी वजह से हमने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उस टाइम पे ये वाला मैकेनिज्म बनाया हमने, लीग ऑफ नेशंस। लेकिन उसके बाद जब लीग ऑफ नेशंस बनने के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो हमें ये मैकेनिज्म फेल होता दिखाई दिया। तो इसकी वजह से फिर हमने इसको ये जब फेल हो गया तो इसको ख़त्म कर दिया गया, दूसरा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा। नया मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ी, न्यू मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ी पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। लीग ऑफ नेशंस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यह राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन कंसीव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उस टाइम पे ये आया था। इस्टेब्लिश्ड इन 1919 अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज। अंडर द ट्रीटीज ऑफ वर्सेलीज के टाइम ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था, जो लीग ऑफ नेशंस था 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये इस्टेब्लिश किया गया टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन मेंटेन करने के लिए किया गया और पीस एंड सिक्योरिटी अचीव करने के लिए किया गया। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज आल्सो क्रिएटेड अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एज एन एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द लीग। जो ये था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें क्रिएट किया गया अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ट्रीटीज ऑफ वर्सलीज के अंडर में एज एन एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द लीग। जो लीग थी उसकी एफिलिएटेड एजेंसी की तरह, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द लीग ऑफ नेशंस सीज्ड इट्स एक्टिविटीज़ आफ्टर फेलिंग टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो सीज करनी पड़ी, ये टूल भी फेल हो गया, ये मैकेनिज्म भी फेल हो गया। फिर उसके बाद हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया 1945 में। फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा। इसका नाम, द नेम यूनाइटेड नेशंस कॉइंड बाय द यूएस प्रेसिडेंट ने इसका नामकरण किया, जो जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, इसका नाम ये नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट यूज्ड इन द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफ 1 जनवरी 1942 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट डिक्लेरेशन थी वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, वो 1 जनवरी 1945 को पास की गई या यूज की गई ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। ओरिजिनल UN लोगो क्रिएटेड बाय द टीम ऑफ डिज़ाइनर्स इन 1945 लीड बाय ओलिवर लिंकन लंडक्विस्ट। ओलिवर लिंकन लंडक्विस्ट, ठीक है। ये जो ओरिजिनल
यूएन लोगो जो है, जो इसकी साइड पर दिखाई देता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम साइट खोलते हैं तो उस पर एक लोगो दिखाई देता है, वो एक डिज़ाइनर्स की टीम ने बनाया था, जिसको लीड किया था ओलिवर लिंकन लंडक्विस्ट ने। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन, यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं टोटली 6 हैं। फर्स्ट है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। इसे एक बार और देख लेते हैं। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। जो भी डॉक्यूमेंट होगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पास करेगी वो इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में नोट डाउन होगा, ये लिखा जाएगा, यह पास किया जाएगा। फिर हम देख लेते हैं इसके ऑर्गन्स कितने हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन हैं, 6 ऑर्गन्स हैं इसके। फर्स्ट है जनरल असेंबली, सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, फोर्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और फिफ्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ है सेक्रेटरीट। अब हम देखते हैं जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में सारी प्रोसीडिंग होती है, सारी कंट्री आपस में बैठ के वहाँ पे अपने जो भी मुद्दे होंगे वो उठाती है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस जो होगा ना, वो इकोनॉमिकली और सोशल जस्टिस के ऊपर चर्चा होती है वहाँ। सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे कि इससे पता ही चलता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे काम होते हैं। फिर आते हैं फोर्थ पर, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करता है। जैसे कहीं किसी भी कंट्री में किसी भी एक ग्रुप के या किसी भी एक रिलीजन के किसी के भी साथ ह्यूमन राइट्स उनके वायलेट होते हैं तो तब यहाँ पर चर्चा की जाती है। फिर इसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल जो होती है, इसमें ट्रस्ट से रिलेटेड बातें होती है ट्रस्टीशिप काउंसिल में। फिर जो लास्ट है सेक्रेटरीट, ये एक तरह का ऑफिशियल वर्क होता है यहाँ पर। ठीक है। फिर हम ये इसके जो ऑर्गन्स हैं वन बाय वन हम इनके बारे में जानेंगे। जो ये 5 ऑर्गन्स हैं, जैसे मैंने बताया, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, फोर्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट। ठीक है। इनमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़कर और बाकी 5 जो हैं इनके हेडक्वार्टर वो है न्यूयॉर्क में, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर है हैग में। ठीक है। अब हम देखते हैं जनरल असेंबली के बारे में। एक जनरल असेंबली कैसे काम करती है ये सब हम इसमें देखते हैं। द जनरल असेंबली मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। जो जनरल असेंबली है उसका मेन काम है डेलिबरेट करना, और दूसरा होता है पॉलिसी मेकिंग करना, और थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव करना, ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, ये सब काम करता है ये। ऑल 193 मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली, जितने भी ओरिजिनल मेंबर होंगे और साथ के साथ जितने भी 193 मेंबर्स हैं, टोटल जितने भी मेंबर्स हैं, ओरिजिनल मेंबर जैसे मैंने पहले बताया 51 है, और अभी जो है रीसेंट ओरिजिनल मेंबर्स को मिलाकर 193 हैं। तो टोटल जितने भी 193 जो मेंबर्स हैं सब यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं जनरल असेंबली में। ओनली यूएन बॉडी विद यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, यूएन बॉडी क्या करती है, यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। जैसे मैंने पहले बताया इसका हेडक्वार्टर जो है जनरल असेंबली का वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। फिर मीट्स ईच ईयर, ये जनरल असेंबली जो है हर साल 1 सितंबर को कंडक्ट की जाती है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्स ए जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ईच ईयर, हर साल जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑफ स्टेट्स इन यूएन बाय ए डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली। जो मेंबरशिप होगी स्टेट्स की वो यूनाइटेड नेशंस में वो जनरल असेंबली द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल ये देखती है ये जो स्टेट है उसका बैकग्राउंड कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है मतलब शांति भंग करने वाला देश तो नहीं,
और हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को मानेगा क्या नहीं, ये सारी कंडीशन वो देखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं। अगर उन टर्म्स एंड कंडीशन पर वो मतलब पूरी तरह से फिट बैठते हैं तो वो लोग इसको यूएन जो है जनरल असेंबली में जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो यूएन का मेंबर बन जाता है। फिर जनरल असेंबली के पास डिसीजन मेकिंग पावर है इन जनरल मतलब सभी मैटर्स पर। फिर जैसे 2/3 मेजॉरिटी से कुछ जो डिसीज़न है उन पर 2/3 मेजॉरिटी से जजमेंट किया जाता है ऑन डिसीजंस ऑफ इम्पोर्टेंस, जो डिसीज़न मतलब जिस पर जो डिसीजंस इम्पोर्टेंस होंगे उन पर, पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड बजटरी मैटर्स, जो बजटरी मैटर्स होते हैं और जो न्यू मेंबर्स का मतलब न्यू मेंबर्स को ऐड करना होता है वो सब चीज़, और पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने वाले जितने भी मुद्दे होंगे उस पर जो है 2/3 मेजॉरिटी से जजमेंट होगा, ये डिसीज़न लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है सिंपल मेजॉरिटी, अदर डिसीजंस जो होंगे वो सिंपल मेजॉरिटी से लिए जाएंगे। फिर है नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट्स इन द जनरल असेंबली हॉल चेंजेस ईच सेशन, जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है जनरल असेंबली में वो हर साल चेंज होता रहता है। जैसे कि हमने देखा भी है काफ़ी, जैसे अवार्ड फंक्शन वगैरह होते हैं, जो वीवीआईपी हैं उनको फर्स्ट रो में दिया जाता है, जो वीआईपी होंगे उनको सेकंड रो में, या वो इस तरह से डिवाइड कर दी जाती हैं रोज़। फिर नेक्स्ट रोज़ जो है उनके कॉमन पीपल्स के लिए होती हैं, इस तरह से सेम ऐसी ही सिंपल मेजॉरिटी से जो मतलब सिटिंग अरेंजमेंट भी सेम इसी तरह से होगा जनरल असेंबली हॉल में भी। ये नहीं है कि ये कंफर्म होता है, ये डेफिनेट होता है कि एक इस कंट्री है उसको हर साल उसी मतलब फर्स्ट रो दी जाएगी, ऐसा नहीं है, वो उसके हर साल ये चेंज होती रहती है। और फिर जैसे कि हमने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्यूरिंग द 74th सेशन जो कि 2019 टू 2020 1 सितंबर को हुआ, वो घाना में ऑक्यूपाइड किया गया। द फर्स्ट सीट इन द हॉल वो ऑक्यूपाइड की घाना ने, जो फर्स्ट सीट थी जनरल असेंबली हॉल में वो घाना ने ऑक्यूपाइड की, ठीक है। वेयर डिड द फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग हेल्ड, जो फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग थी वो कहाँ हुई, ठीक है। ये हुई वेस्टमिनिस्टर सेंट्रल हॉल लंदन, ये वेस्टमिनिस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में हुई, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल असेंबली, तो आज की वीडियो में हमने कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो में सिक्योरिटी काउंसिल और जो 5 ऑर्गन्स रह गए हैं तो वो मैं उसमें कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं हुआ तो एक पार्ट और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आज की अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई क्वेरी हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।